हेलो व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। SYY एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, पेरेंट्स को अक्सर एक चिंता सताती रहती है और एक शिकायत भी रहती है कि उनका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे से अपनी लर्निंग नहीं कर पाता है, याद करता है, भूल जाता है या उसका टाइम पे काम नहीं हो पाता है, क्लास में टीचर पढ़ाता है तो समझ नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? मार्क्स कम आते हैं, क्यों आते हैं? क्यों अभिभावकों को ये शिकायत रहती है कि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है? तो जिन अभिभावकों को ये लगता है कि उनके बच्चे कमज़ोर हैं, किस प्रकार से वे अपने बच्चे को पढ़ाई में अच्छा बना सकते हैं, उनका बच्चा भी अच्छी स्कोरिंग कर सकता है, इसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में इनको फॉलो करेंगे तो उनका जो लर्निंग लेवल है, स्टडी का जो लेवल है, पढ़ाई को याद रखने का लेवल है, वो अवश्य ही मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। पढ़ाई में बच्चे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, वो वीक नहीं कहलाएंगे। लेकिन इन बातों को, जो 4-5 टिप्स मैं आपको बताऊंगी, इनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तो सभी अभिभावक और स्टूडेंट्स ध्यान से वीडियो को देखें और जो टिप्स बताए जाएं उन सभी को अपनी स्टडी में फॉलो करें। तो एक अच्छी पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई में वीकनेस को दूर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि घर में पढ़ाई का एनवायरनमेंट होना चाहिए। घर का वातावरण सकारात्मक होगा, बच्चों की पढ़ाई के अकॉर्डिंग होगा, शांत होगा, तो बच्चा मन लगाकर पढ़ाई कर पाएगा। नंबर 2, विद्यार्थी के पास पढ़ने के लिए अच्छी क्वालिटी की बुक्स होनी चाहिए। यानी कि आजकल मार्केट में क्या होता है, एनसीईआरटी की कॉपी करके सेल कर दी जाती हैं, एनसीईआरटी की बुक्स की, और वो उसमें फिर पेपर्स की क्वालिटी लो हो जाती है, प्रिंटिंग लो हो जाती है, बच्चे का बुक को देखकर इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। ऐसा भी बहुत से बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। तो जब भी अभिभावक बुक खरीदें तो अच्छी क्वालिटी की बुक्स देखें कि उनकी प्रिंटिंग अच्छी है, पिक्चराइजेशन अच्छा है, बुक्स में जो सिलेबस है वो समझाने का तरीका दिया गया है सही ढंग से। एनसीईआरटी की बुक्स लें, उसके साथ में रेफरेंस बुक्स लेनी है तो वो देखें कि क्या वो पूरा एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है पार्टिकुलर क्लास का, क्या वो उसको फॉलो कर रहा है। स्टडी मटेरियल अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो बच्चे का उन बुक्स को पढ़ने का इंटरेस्ट बनेगा। और जब बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट बनेगा तो सब तय बात है कि उसका पढ़ाई का लेवल बढ़ेगा, वो अच्छे से चीज़ों को याद करेगा, समझेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि अब बच्चा कब कौन सा सब्जेक्ट किस समय पढ़े और कितना काम करे, इसके लिए एक टाइम टेबल बनाया है। हर एक विद्यार्थी और अभिभावक जिनके बच्चे छोटे हैं वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं। कठिन सब्जेक्ट जो हैं उनको मॉर्निंग आवर्स मिले, यदि स्कूल से पहले बच्चा टाइम से उठ जाता है और उसके पास टाइम है, तो नहीं है तो स्कूल से आने के बाद बच्चे को एक रेस्ट करने का टाइम दे। जब वो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाए तब उसको उन कठिन सब्जेक्ट्स का काम करवाया जाए। पहले कठिन सब्जेक्ट्स का काम रखा जाए, उसके बाद में फिर दूसरे सब्जेक्ट्स को अरेंज किया जाए। टाइम टेबल को इस प्रकार से अरेंज किया जाए कि सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएं, बच्चे का जो मन भी पढ़ाई में लेके रुचिकर है, इस प्रकार का टाइम टेबल होना चाहिए। तो रुचिकर टाइम टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि 2 सब्जेक्ट का काम हुआ, उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा ब्रेक दे दें। वो आप बीच में स्नैक्स खाने का दे सकते हैं, या ज़्यादा थक गया है बच्चा, उसको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो उस लेवल के हिसाब से आप उसको अरेंज करें। और बीच में एक गेम का या एंटरटेनमेंट का टाइम देते, 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधा घंटे का, एज पर टाइम टेबल जैसा कि आप तैयार करें। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ेगा। टाइम टेबल आप उसको टाइम टेबल बनाकर सीधा बैठा देंगे कि नहीं सभी सब्जेक्ट का काम कीजिए फिर उठिए, तो वो ऊब जाएगा उस टाइम टेबल से, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा उस टाइम टेबल में और उसको पढ़ाई एक बोझ लगने लगेगी। तो टाइम टेबल को भी रुचिकर बनाएं, जिस प्रकार से बुक्स रुचिकर टाइप की खरीदनी है कि जिन बुक्स को खरीदते वक्त आप हर एक चीज़ देखेंगे, प्रिंटिंग भी, पेपर की क्वालिटी भी,
और पिक्चराइजेशन भी, बुक में क्वेश्चंस किस टाइप के दिए गए जब वो देखते हैं तो टाइम टेबल पर भी थोड़ा टाइम लगाएं, थोड़ा फोकस करें। विद्यार्थी अपनी स्टडी पर ही फोकस करें, अनावश्यक एक्टिविटीज पर, बाहर की जो फालतू की जो क्रियाकलाप हैं, गॉसिप है, विवाह शादी पार्टियां हैं, उनमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट न लें। जब अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे तो उनका लर्निंग लेवल है वो अपने आप ही बढ़ता जाएगा और उनकी जो पढ़ाई में जो कमजोरी थी वो दूर होगी और हर एक सब्जेक्ट इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, मजबूत बनता जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको साथ के साथ अपने बुक में अंडरलाइन कर ले, साथ के साथ नोट्स बना ले, मेन फार्मूलाज के, मेन डेफिनेशंस का और दूसरे जो मेन पॉइंट्स आते हैं उन सभी का। इससे ये होगा कि जब आपका एग्जाम आएगा, एक तो उस समय आपको रिवीजन में वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। दूसरा, आपने एक वीक तक स्टडी की है, अब एक वीक में आपने क्या पढ़ा वो सब आपने अपनी एक सेपरेट नोटबुक में नोट कर लिया है। अब आप वीकेंड पे, यानी कि जब वीकेंड पे छुट्टी होती है उस समय उस वीक में जितना आपने पढ़ा है उस सारे को आप रिवाइज करें। अब बुक से रिवाइज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो वे नोट्स जो आप बनाएंगे उसमें आपको हेल्पफुल रहेंगे रिवीजन में। वीकेंड पे जो वीक में पढ़ा है उसका आपने जो नोट्स बनाए हैं जिसमें इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स लिखे हैं उनको रिवाइज करें, क्योंकि उनको रिवाइज करने से, उनको पढ़ने से आपको पूरा चैप्टर में जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा और एक चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा। उनके बेस पे आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है कि जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो एक ही, जैसे बुक में एक सॉल्यूशन दे दिया उसी सॉल्यूशन के ऊपर आप डिपेंड न रहें, आप अपने दिमाग में क्रिएटिविटी लाएं, क्रिटिकल थिंकिंग को जनरेट करें अपने दिमाग में और उस सॉल्यूशन के अलावा दूसरा वे भी फाइंड आउट करें उस क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि किस किस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन की एक डिजिट दे दी गई, अब उसे मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए 150 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। बुक में सीधा दिखा रखा है कि 150 को मल्टीप्लाई किया 35 से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। दूसरा वे अब क्या होगा कि आप 35 को 2 डिजिट्स में डिवाइड कर लें, 30 + 5, और दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके आंसर को ऐड करें। इस प्रकार से और कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, आप वो पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट कीजिए हर एक क्वेश्चन की। ये साइंस में भी लगेगा ये फार्मूला आपका, ये मैथ्स में भी लगेगा, मैथ्स में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती हैं। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, आपका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव होगा, एक्टिव होगा और हर समय आपके दिमाग में विचार चलते रहेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं किस प्रकार से करूं कि ये मुझे और इजीली मैं इसको कर पाऊँ, इसका सॉल्यूशन अच्छा से मैं फाइंड आउट कर पाऊँ, इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। तो एक ही सॉल्यूशन पर डिपेंड न रहें, अपने दिमाग को एक्टिव बनाइए और हर एक क्वेश्चन पर फोकस कीजिए और क्वेश्चन को हर प्रकार से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब इस प्रकार से आप करेंगे तो क्या होगा, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे 1 मार्क हो, 2 मार्क हो, या वो डिस्क्रिप्टिव हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन हो, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन हो, आप उन सभी का आंसर अच्छे से दे पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो अभिभावक भी ध्यान से सुने और स्टूडेंट्स भी ध्यान से सुने कि घर में आप अपने पेरेंट्स में से, स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स में से किसी एक को अपना मेंटर बना ले कि वो आपकी स्टडी पर नज़र रखे, आपकी बुक्स को अरेंज करने में हेल्प करे, आपका टाइम टेबल बनाने में आपकी हेल्प करे, आपके टाइम टेबल को फॉलो करवाने में आपकी हेल्प करे। बीच में आप ब्रेक ले रहे हैं या आपको एंटरटेनमेंट करना है, उन सभी चीज़ों का वो आपका ध्यान रखे अच्छे से। सभी चीज़ें आपको जब टाइम ले मिलेंगे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और
ये भी देखेगा मेंटर आपका, मम्मी या पापा जो आपका मेंटर बने वो, कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस करवाने हैं, और जो आपने पढ़ा उसको वो आपसे क्वेश्चंस पूछे, जाने कि क्या आपने जो पढ़ा वो आपको याद हो गया है। इससे क्या है कि आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, स्टूडेंट में एक कॉन्फिडेंस आएगा, अभिभावक में भी एक ही कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में इम्प्रूव कर रहा है, उसकी जो स्टडी है वो स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, उसकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ती जा रही है, और उसको एक मोटिवेशन मिलेगा। अभिभावक को भी मोटिवेशन मिलेगा जब बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे, और जब अभिभावक इस प्रकार से एक एक्टिव वे में अपने बच्चे की सहयोग करेंगे तो इससे बच्चे को भी मोटिवेशन मिलेगा। और नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो अभिभावकों के लिए वो ये है कि जब भी आपके बच्चे का क्लास टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, या जो भी हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम होते हैं, उसमें उसकी जो ग्रेड्स आते हैं, मार्क्स आते हैं, उसमें आप पॉजिटिवली रिमार्क दें उसको। बच्चे ने इम्प्रूव किया एग्जाम में, बच्चे ने इम्प्रूव किया है एग्जाम में, आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको कुछ प्राइज दें, इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा, इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ाई के प्रति उसका और इंटरेस्ट क्रिएट होगा। कभी भी बच्चे की नेगेटिवली रिमार्क न दें, कभी भी उसकी नेगेटिव आलोचना जो है वो न करें, आलोचना करें पॉजिटिव माइंड के साथ, आलोचना करें पॉजिटिव माइंड के साथ, इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा। ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, जब आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो अवश्य ही आपकी पढ़ाई स्ट्रांग होगी, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अभिभावकों के लिए भी एक ये अच्छी बात होगी। तो उम्मीद है कि सभी अभिभावक और विद्यार्थी जो ये मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए हैं इनको फॉलो करेंगे और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्टडी से रिलेटेड टिप्स जानने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।